हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। तो बच्चे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आज की हमारी यूनिट है। सेकंड यूनिट बच्चे आपकी है, आपके सिलेबस के अंदर सेट के सिलेबस में बच्चे जो यूनिट नंबर 2 आपके दी गई है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आज की हमारे इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस बच्चे आज हम करेंगे। हमारे पिछले 5 से 7 वर्षों में जितने भी बच्चे आपके क्वेश्चंस बने हैं हम सारे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के लिए बनाई है और वो एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझाऊंगा भी, और आपके पास ये टेलीग्राम पे पीडीएफ भी रहेगी। उसके बाद आप उसको घर पे चल के रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि बोले हुए शब्द अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी आप सभी के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ बच्चे। कोशिकीय संगठन, आ जाओ भाई। देखिए बच्चे क्या यहाँ पे दिया गया है आपको। पहला क्वेश्चन है स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एक टर्मिनोलॉजी जो नई हमें दिख रही है बच्चे, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया। मुख्य रूप से किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, प्रोटीन डीएनए से, या प्रोटीन डीएनए आरएनए से, या फिर सिर्फ प्रोटीन से, है ना बच्चे। ये 2021 में क्वेश्चन आपका आया था। अब हमें देखना सर पहले तो ये होता क्या है, समझिए बच्चे। ये है आपकी एक प्रो लेवल की बिल्कुल सरल भाषा में। भाई स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स जटिल सीढ़ी जैसी संरचना होती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस जो होता है। मियोसिस आपने सेल डिवाइड करने के तरीके पढ़े हैं। एक आपका बच्चे अमाइटोसिस पढ़ा होगा, एक माइटोसिस पढ़ा होगा, एक मियोसिस पढ़ा है ना। समसूत्री अर्धसूत्री ऐसा पढ़ा। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें एक स्टेज आती है प्रोफेज 1। तो ये जो प्रोफेज 1 स्टेज के दौरान एक सीढ़ी जैसी संरचना होती है, जो कि बच्चे किसके बनती है? समजात गुणसूत्र जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रक्चर बनती है। ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती है, डीएनए से और आरएनए से बनी होती है बच्चे। इसका ढांचा जो है वो मुख्य रूप से कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीनों जैसे SYCP1 2 3 से बना होता है। लेकिन हमारे रिसर्च बताते हैं कि आरएनए और डीएनए के कुछ पार्ट भी इसकी स्टेबिलिटी और इसकी क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बच्चे क्या करता है? गुणसूत्रों को इतनी निकटता में पकड़ के रखता है कि उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उनका आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सके। और डिप्लोटीन जो अवस्था होती है बच्चे, इसमें इस कॉम्प्लेक्स का विघटन यानी टूटना शुरू हो जाता है, जिससे गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है बच्चे कि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है, आप जानते हो बच्चे अर्धसूत्री विभाजन में एक स्टेज आती है। उस स्टेज में क्या होता है कि गुणसूत्रों की क्रॉसिंग ओवर होती है। प्रोफेज 1 आपने पढ़ा होगा जिसमें 5 स्टेज होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं बच्चे, ये आपको थोड़ा सा याद दिला दूं मैं। लेप्टोटीन सुना होगा आपने, जाइगोटीन सुना होगा आपने, पैचिटीन सुना होगा बच्चे आपने, डिप्लोटीन सुना होगा आपने, डाइकाइनेसिस सुना होगा। ऐसी 5 आपने स्टेज सुनी होंगी आपने प्रोफेज 1 में। तो उन्हीं में से एक स्टेज में क्या होता है बच्चे, आपके गुणसूत्रों की क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ अपने हिस्सों का बदलाव करता है। बदलाव कब करेगा? जब कोई उनको पास पास पकड़ के रखेगा। पास पास पकड़ के रखने के लिए क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे। और ये बना किससे होता है? तीनों चीजों से बना होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, ध्यान रखिएगा बच्चे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है आपको? अब की बार क्वेश्चन है बार बॉडी से। बार बॉडी जो कि परमाणु झिल्ली जो आपकी एटम की मेम्ब्रेन होती हैं बच्चे, उनके पास में स्थित होते हैं और देर से प्रतिकृति बनाती हैं, मतलब रेप्लिकेशन देर से करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब अपनी कॉपी बनाना। इसने कहा बार बॉडी के बारे में क्वेश्चन है, जो कहाँ होते हैं, लोकेट कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के पास में। नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी झिल्ली के पास होते हैं। और ये रेप्लिकेट भी बहुत लेट से करते हैं, है ना। तो कब करते हैं ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है भाई। जी फेज में करते हैं, एस फेज में करते हैं, जी नोट फेज में करते हैं, या एम फेज में करते हैं बच्चे। समझिए अब यहां से क्या पूछ रहा है आपसे। देखो, बार बॉडी जो होते हैं वो महिलाओं की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक निष्क्रिय यानी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है बच्चे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला होता है और हिट्रोक्रोमेटिन अवस्था में होता है, इसलिए इसका जो रेप्लिकेशन है ना, वो कोशिका चरण के एस फेज के अंतिम भाग में होता है। सामान्य
जो सक्रिय डीएनए होता है ना, वे एस चरण की जो एस फेज आता है ना, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। 3 फेज सुने होंगे, इंटरफेज में आपने 3 फेज सुने होंगे, G1 है ना, एस, G2 ऐसे सुने होंगे आपने। तो इसने कहा भाई नॉर्मली तो जो डीएनए होता है एक्टिव डीएनए, वो तो आपका क्या होता है, शुरुआत में ही रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है, अपने आप को डबल करना शुरू करता है। लेकिन जो ये बार बॉडी होते हैं ना, जो कि इनएक्टिव होते हैं, ये उस एस फेज के लास्ट में क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। ओके सर, लेकिन बोर बॉडी जो है ना, उसकी जटिल और बहुत ज्यादा डेंसिटी वाली स्ट्रक्चर के कारण वो डीएनए पॉलीमरेज को इसके भीतर पहुंचने में अधिक समय लगता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जाएगा तभी तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होगी बच्चे। तो डीएनए पॉलीमरेज अंदर घुस नहीं पाता क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, बहुत पास पास हैं सभी। इसलिए इसकी जो रेप्लिकेशन है, जो कॉपी बनना है बच्चे, वो लेट शुरू होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। बार बॉडी की खोज आपकी लियोन की परिकल्पना से जुड़ी हुई है, जो कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक्स लिंक जो जीन है बच्चे, उनकी मात्रा को संतुलित करता है। चलिए, बार बॉडी के बारे में आज कुछ सीखा बच्चे, भविष्य में भी ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन के साथ में एक एक कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। और मैं तो कहता हूं बच्चे, वैसे तो पीडीएफ आपको मिलेगी, जो बच्चे पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनके तो एप्लीकेशन पे ही आएंगे बच्चे, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी बच्चे। ठीक है। और अभी 1 तारीख से मैंने आपको बताया भी कि 1 तारीख से हम लोग, पूरी टीम आपकी बैठ रही है, एक व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है और एक टेलीग्राम चैनल, उस पर जो भी वैकेंसी आएगी आपके सेंटर लेवल की, आपके राज्य की, वो सारी वैकेंसी की अपडेट उस पर तुरंत आया करेगी बच्चे। 1 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। अभी बच्चों का जुड़ना चल रहा है, तो जो बच्चे और बचे हुए हैं वो भी जुड़ जाएं उसके अंदर। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप चैनल का भी और टेलीग्राम का भी, व्हाट्सअप में जो अपना, सॉरी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही है, देख लीजिएगा। अभी आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे। बैक्टीरिया में जेड रिंग का निर्माण किसके लिए इंपॉर्टेंट है? द फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग इन बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्या सेप्टम बनाने के लिए, या पिल बनाने के लिए, या फिर अटैचमेंट यानी एक दूसरे से जुड़ने के लिए, या फिर बच्चे गति करने में, किस चीज में सहायता करती है जेड रिंग? आप समझना पड़ेगा इसे डिटेल में इसको, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। आओ तो फिर क्वेश्चन के ऊपर मैदान में। बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन के दौरान एक जेड रिंग का निर्माण किस लिए होता है? ये सेप्टम के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे। ये रिंग क्या करती है? मुख्य रूप से एक इस नाम का प्रोटीन से बनी होती है, जो कि यूकारियोटिक जो ट्यूबुलिन होता है ना, यूकारियोटिक सेल के अंदर ट्यूबुलिन आपने सुना होगा बच्चे, जिससे स्पिंडल फाइबर बनते आगे चल के, तो ट्यूबुलिन के समान होती है। ये रिंग जो है, ये कोशिकाओं के ठीक मध्य में संगठित होती है, और अन्य जो प्रोटीन है बच्चे, उस स्थान पर बुलाती है उन सारे प्रोटीनों को। जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती है, तो बच्चे जेड रिंग जो है ना, वो कंप्रेस, वो संकुचित होती जाती है, और कोशिका भित्ति अंदर की ओर मुड़ती जाती है, और अंततः क्या होता है? कोशिका 2 भागों में बट जाती है। यदि जेड रिंग का निर्माण बाधित हो जाए, तो बैक्टीरिया लंबे लंबे फाइबर में बदल जाते हैं और विभाजित नहीं हो पाते, जिससे हमारे जीवाणुओं की प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। तो भाई जेड रिंग जो होती है, देखो बैक्टीरिया वगैरह डिवीजन कैसे प्रजनन कैसे करते हैं? सर, प्रजनन करने के लिए उनको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के लिए कोई तो हिस्सा ऐसा होगा जो कि कोशिका को बीच से पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा। भाई ये शेल है, इसको कोई यहाँ से भी खींचे, यहाँ से खींचे, तो ये शेल ऐसी नहीं हो जाएगी, ऐसी नहीं होगी, और एक टाइम पे बीच में टूट जाएगी, तो एक सेल अलग बन गई, एक सेल अलग बन गई। तो बच्चे ये जेड रिंग का काम यही होता है, इसको ऐसे खींचना और खींच के फिर डिवीजन में सहायता करना। डिवीजन होने के बाद 2 नए बैक्टीरिया बनते हैं। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चे। क्या कह रहा है आपको? द डीएनए कंटेंट ऑफ शेल इन G1 फेज इज 2C। इसने कहा भाई कि जब G1 फेज थी तो डीएनए कंटेंट था 2C। अगर मान लो कि ये शेल डिवाइड करेंगी गैमेट बनाने के लिए, तो बताओ कि डीएनए कितना प्रेजेंट होगा उनमें? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट? यानी इन्होंने सेल ने डिवाइड किया गैमेट बनाने के लिए। गैमेट आप जानते हो ना, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है मेल और फीमेल के अंदर, तो उसको बनाने के लिए डिवाइड किया। तो बताओ अभी जीवन के बाद में इस कंटेंट, डीएनए का कंटेंट कितना हुआ? जीवन फेज बताया है, जीवन फेज में इतना है, गैमेट बनने के बाद कितना होगा?
समझो क्या लॉजिक लगेगा इसके अंदर। देखो भाई, G1 जो फेज होती है ना हमारी शेल के अंदर, उस समय डीएनए की मात्रा 2C है। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल होता है ना, आपने पढ़ा प्रोसेस, डबल होगा तो सर 4C हो जाएगा। जब ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से गैमेट बनाएगी, भाई गैमेट कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। तो इसमें 2 बार विभाजन होता है, 2 बार विभाजन होगा, एक बार आपका मियोसिस 1 के बाद, तो फिर जब 1 के बाद होगा तो डीएनए की मात्रा कितनी है, 4C से घट के 2C रह जाती है। इसके तुरंत बाद फिर से मियोसिस 2 होता है, तो उसके बाद अतिरिक्त और जो हमारे पास प्रतिकृतियां जो रेप्लिकेटेंट्स की कॉपी हैं बच्चे फिर से विभाजित हो जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, प्रत्येक गैमेट में डीएनए की मात्रा केवल C रह जाती है। यानी एक बार देखो, G1 फेज में कितनी थी, 2C, सिंथेसिस फेज में कितनी हो जाती है, डबल यानी 4C। उसके बाद फिर 2 बार आधा आधा विभाजन होगा, क्योंकि 4 शेल बनती है, आपने समझा है। तो सर 2 बार होगा तो फिर जो 4C से 2C, 2C से फिर 1C, तो कुल मिलाकर कितना रह जाएगा, C रह जाएगा सर यहाँ पे। और ये C आपका दे रखा C ऑप्शन में। सिर्फ लॉजिकली आपको सोचना था, कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। आ जाओ 5वां क्वेश्चन, आ जाओ। नेम द प्रोटीन दैट होल्ड्स 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो 2 सिस्टर क्रोमेटिडों को एक साथ जोड़ता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा यार, ये कितनी बार पढ़ा आपने। सिक्यूरिन है सर, कोइसिन है, या एपीसी है, या फिर सर सेपरेज है, बहुत बार पढ़ा होगा बच्चे, क्वेश्चन भी आया था। सी वाला आंसर आएगा। कोहेसिन वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड को उनकी पूरी लंबाई के साथ एक साथ बांध के रखता है। यह एक अंगूठी के आकार की संरचना बनाता है जो डीएनए के दोनों धागों को घेर लेती है। ये बंधन आपका सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है ना, उसी समय से ही बन जाता है और मेटाफेज तक बरकरार रहता है। एनाफेज की शुरुआत में फिर सेपरेज नाम का एंजाइम आता है जो कि इस कोहेसिन रिंग को काट देता है, जिससे क्रोमेटिड्स मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ गति करने लगते हैं। अब जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़े होंगे तो मैं क्या बता रहा हूं उसको समझ में आएगा। जिसने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है, जिसने अमाइटोसिस की 5 टाइप नहीं आती, जिस बच्चे को माइटोसिस के सारे फेज नहीं पता, जिस बच्चे को मियोसिस के सारे फेज नहीं पता, तो देखो मेरे भाई, तुम्हें फिर पता नहीं कैसी कहानी लगेगी। तुम्हें लगेगा सर आप तो पढ़ के बता रहे हो, कुछ समझा ही नहीं रहे। और जिस बच्चे ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत स्टेज का ज्ञान है, जिसको पता है कि अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, जिसको पता है कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, जिसको पता है कि सर क्रोमोसोम्स को तोड़ा जाता है, अलग अलग सेल में ले जाया जाता है, तो मेरे भाई उसको फिर आएगा समझ में पूरा का पूरा। तो अगर सफ़ेद दिमाग लेकर के, बिल्कुल खाली दिमाग लेकर के आए हो, तो पहले थोड़ा पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट के साथ में। बाकी सीख के जरूर जाओगे। अब जिस बच्चे को सेट की तैयारी करनी है तो पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में बुक है बच्चे, संसार में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहीं से ऑर्डर होकर घर पे आ जाएगी। और जो बच्चे अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम आ रहा है आपका सेट का, तो बच्चे जो छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अब अक्टूबर में एग्जाम है, तो पूरा पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ एवरीथिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये फाउंडेशन है बैच है बच्चे, ये भी संसार में एप्लीकेशन से जा करके ले सकते हो। हम आते हैं अपनी काम की चीज पे, और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाई आपको दिया गया है सर, हाइड्रोक्सी यूरिया ब्लॉक डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के निर्माण को हाइड्रोक्सी यूरिया ब्लॉक कर देती है। अच्छा सर, इफ इट इज अप्लाइड टू मेमेलियन सेल कल्चर, अगर मेमेलियन सेल कल्चर मतलब हम स्तनधारी जो हैं, हमारी सेल का कल्चर मतलब हमारी सेल को हम उगा रहे हैं, हमने किसी जगह पर हमारी एक सेल से बहुत सारी सेल का उत्पादन किया जा रहा है, तो अगर वहां पर इसको डाल दिया जाए, हैविंग प्रॉपरली फंक्शनिंग चेक पॉइंट एक्टिविटी, इफ इट इज अप्लाइड टू मेमेलियन सेल कल्चर हैविंग प्रॉपरली फंक्शनिंग चेक पॉइंट एक्टिविटी, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो मेरे और मतलब हमारे इस जो सेल कल्चर हो रहा है वहां पे इसको डाल दिया जाए जिसमें कि ठीक ठाक से हमारे सारे चेक पॉइंट काम कर रहे हैं, तो बताओ क्या होने की उम्मीद है, ये पूछा है। क्या माइटोसिस प्रोसेस हो जाएगी बिना किसी इंटरप्शन से? देखो चेक पॉइंट पता है ना, चेक पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है, हमारी जो सेल की डिवीजन होती हैं, तो जितने नए नए फेज आते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो इनके बीच में कुछ कुछ स्टेज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे सेल एक बार रुक के चेक करती है कि भाई सेल
तू अगली स्टेज में जाएगी कि नहीं जाएगी? अभी तक तू जितना भी तूने डिवीजन की तैयारी करी है, क्या तेरी तैयारी पूरी है? तो चेक पॉइंट चेक करते हैं। तो इसने कहा चेक पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं और फिर हम ये हाइड्रोक्सी मिला देते हैं, तो बताओ क्या होगा? क्या माइटोसिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई चेक करने वाला ही नहीं है? या फिर सेल डिवीजन जो है वो एस फेज में ही रुक जाएगा, या सुसाइडल माइटोसिस हो जाएगी, या सेल डिवीजन जो है वो G2 फेज में रुकेगी? बताओ क्या होगा? समझ लो भाई। अब इसका रोल अच्छी प्रकार से, हाइड्रोक्सी यूरिया जो है बच्चे, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम होता है बच्चे, उसको बाधित करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब जिससे क्या होता है, हमारा डीएनए का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये चाहिए होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, उसकी कमी हो जाती है। यदि इसको हम मैमल्स कोशिकाएं जो होती हैं ना, उनके कल्चर पर लगाया जाए तो क्या होगा? डीएनए का निर्माण रुक जाएगा, क्योंकि कोशिका में चेक पॉइंट गतिविधियां ठीक से कार्य कर रही हैं, इसलिए एस फेज का जो चेक पॉइंट है ना, वो इस कमी को पहचान लेगा और कोशिका विभाजन को एस चरण में ही रोक देगा। कोशिका तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक डीएनए का सिंथेसिस पूरा न हो जाए। ये तंत्र त्रुटिपूर्ण डीएनए के साथ कोशिका विभाजन को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। तो मतलब ये हुआ सर कि आपका डीएनए का निर्माण रुक जाएगा। कौन से फेज में रुकेगा? एस फेज में रुक जाएगा, क्योंकि चेक पॉइंट तो ठीक से काम कर रहे हैं और चेक पॉइंट पहला तो ये एस पे ही होता है, तो यही रोक देगा सर, आगे प्रोसेस बढ़ेगी नहीं। जब तक डीएनए आपका नहीं बनेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं जाएगी, क्योंकि चेक पॉइंट ने चेक कर लिया भाई काम ठीक से नहीं हो रहा है या डीएनए बन ही नहीं रहा, कैसे आगे भेजें? 7वें पे आ जाओ बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इनहिबिट्स काइनेज एक्टिविटी ऑफ यीस्ट सीडीके बाय फोस्फोराइलेशन ड्यूरिंग G2 चेक पॉइंट? भाई जब G2 चेक पॉइंट होता है, भाई G2 चेक पॉइंट वाले समय पे एक प्रोसेस होती है फोस्फोराइलेशन। किसके द्वारा? इसने क्या बोला कि भाई कौन सा प्रोटीन है जो रोक देता है किसको? काइनेज की एक्टिविटी को। कहां पे? यीस्ट के सीडीके में। और किस प्रोसेस से हो रही है एक्टिविटी? फोस्फोराइलेशन के द्वारा हो रही है एक्टिविटी। तो आपसे प्रोटीन का नाम पूछा, कौन रोकता है? समझो थोड़ा, क्वेश्चन से अगर समझ में नहीं आया तो अभी जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे क्वेश्चन भी समझ में आएगा और इसका आंसर भी आएगा आपको। ध्यान से देखिए जरा बात को, क्या हो रही है। भाई जो यीस्ट है ना, यीस्ट के अंदर जो G2 चेक पॉइंट है उसके दौरान क्या होता है? ये WEE1 नाम का एक प्रोटीन काइनेज एंजाइम CDK के एक विशिष्ट अमीनो एसिड का फोस्फोराइलेशन करके उसकी जो एक्टिविटी हो रही ना उसको रोकता है। ये फोस्फोराइलेशन एक ब्रेक की तरह काम करता है जो कोशिका को तब तक एम चरण में यानी एम फेज में प्रवेश करने से रोकता है जब तक कि कोशिका का आकार इनफ ना हो जाए और डीएनए की पूरी मरम्मत ना हो जाए। इसके विपरीत CDC25 नाम का जो फोस्फेटेज है, इस फोस्फेट को हटाकर CDK को फिर से एक्टिव करता है, जिससे कोशिका विभाजन आगे बढ़ता है। और ये जो आपका प्रोटीन है कोशिका के आकार और विभाजन के समय के बीच में संतुलन बनाए रखता है। तो सही आंसर समझ गए ना बच्चे? सही आंसर होगा सर ए वाला ही होगा। यही वो प्रोटीन है जो फोस्फोराइलेशन की क्रिया करवाता है और जिससे काइनेज की गतिविधि को तब तक रोकता है जब तक पीछे वाले सारी प्रोसेस ठीक से ना हो जाए। अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? जीनोमिक साइज, हमारे जीनोम का आकार, रेफर्स टू द, मतलब ये है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंड इन अ, वो हमारे डीएनए की मात्रा जो कहाँ है? हैप्लॉइड जीनोम में है, डिप्लॉइड जीनोम में है, या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में, या फिर हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मात्रा होती है वो। तो देखो भाई समझिए जरा, भाई जीनोम साइज, वैसे मैं आपको बता दूं जीनोम का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक मटेरियल। जीनोम साइज शब्द आमतौर पर एक जो अगुणित, मतलब जो पेयर में नहीं होता, अगुणित जीनोम में जितने भी डीएनए है ना उसके कुल मात्रा को संदर्भित करता है। इसको हम शी वैल्यू भी कहा जाता है।
और इसको हम अक्सर पिकोग्राम या बेस पेयर में मापते हैं। हालांकि एक जीव की अधिकांश जो शेल होती है ना वो डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो पैमाना है ना उसके रूप में केवल एक सेट यानी हैप्लॉयड की गणना की जाती है, ताकि विभिन्न प्रजातियों के बीच तुलना करना आसान हो सके। जीनोम के आकार का जीव की जो जटिलता है से हमेशा सीधा संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ पौधों का जीनोम मनुष्यों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। ये डेटा जैव सूचना विज्ञान और विकासवादी अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब इसने कहा कि जीनोम बेसिकली हम हैप्लॉइड उठाते हैं। हैप्लॉइड जो आपके जेनेटिक मटेरियल है उससे मापा जाता है। दूसरी बात है कि जीनोम ज़्यादा होगा तो वैरायटी ज़्यादा होंगी, ऐसा कोई संबंध नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जीनोम साइज बहुत ज़्यादा है, फिर भी ह्यूमन से कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है। तो जीनोम से कॉम्प्लेक्सिटी का सीधा रिलेशन नहीं है। ये बात भी आपको इस क्वेश्चन में समझा दिया गया। पूछा इतना था कि डिप्लॉइड में मापते हैं कि हेप्लॉइड में, तो हेप्लॉइड में अगुणित मतलब पेयरिंग में नहीं होता। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान, मतलब मियोसिस के बारे में पूछा है, मियोसिस के कौन से फेज के दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है जिससे दो समजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा बदल के आया था, अभी थोड़ा बदल के और ज्यादा आ गया। देखो भाई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है आपका। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? समझिए, ये आपका जब हमारी मियोसिस का प्रोफेज 1 होता है ना, प्रोफेज 1 जो होता है उसमें कई स्टेज होती हैं, जैसे पैचिटीन, सॉरी सबसे पहले होती है आपका लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, फिर आपका डिप्लोटीन, फिर डाइकिनेसिस। ऐसे 5 स्टेज होती हैं किसमें? प्रोफेज 1 में। तो ये जो आपका अभी मैंने सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स मैंने कहा, ये कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है वैसे? ये कॉम्प्लेक्स जो क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है ना, क्रोमोसोम के द्वारा एक दूसरे के हिस्से बदले जाते हैं, उसमें सहायता करता है। ये टूटता कब है ये आपसे पूछा है। टूटता है मेरे भाई ये आपका डिप्लोटीन स्टेज के अंदर लिखा हुआ है। डिप्लोटीन अवस्था वह समय है जब सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और क्रोमोसोम के टुकड़ों के बीच में, क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाने का ही इसका फंक्शन होता है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बच्चे। साइक्लिन्स जो होते हैं डिराइव द इवेंट ऑफ सेल साइकिल। सेल के अंतर्गत जितनी भी साइकिल होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जो भी होती हैं, तो साइक्लिन जो है ना बच्चे, वो सेल साइकिल्स के जो घटना है उसको चलाते हैं। कैसे? बाय पार्टनरिंग विद ए फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ में मिलकर। तो नाम बताओ साइक्लिन का जो आपका एम फेज में ऐसा करवाता है। एम फेज में कौन सा साइक्लिन काम करता है? नाम जस्ट पूछा बच्चे। तो कोशिका साइकिल के दौरान एम फेज को जो संचालित करता है एंजाइमों के साथ मिलकर, वो होता है साइक्लिन बी बच्चे। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दैट्स इट, इतनी सी बात आपको करनी थी, आपका काम हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल हैम्पर कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल बाय प्रोग्रेशन थ्रू माइटोसिस इन अ प्रॉपर मैनर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है जो समसूत्री विभाजन के माध्यम से जो कोशिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल चल रही हैं उसको अच्छी तरह से पूरी होने में बाधा उत्पन्न करती है, हैम्पर करती है। मतलब भाई ऐसी कंडीशन बताओ कि भाई ऐसा अगर हो गया तो जो माइटोसिस के कारण जो प्रोसेस कोई पूरी हो रही उसमें बाधा डल जाएगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, पढ़ लिए होंगे आपने। तो मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? आइए देख लेते हैं सर। भाई जो आपका समसूत्री विभाजन होता है उसके अच्छी तरह से चलने के लिए CDC20 जो होता है ना, इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मेटाफेज से पहले CDC20 का इनएक्टिव होना हमारी सेल साइकिल को रोक देता है। तो यही आपसे पूछा था मेरे भाई, जहां तक मेरा अनुमान है कि भाई इसका इनएक्टिवेशन ये रोक देगा। मेटाफेज से पहले ये इनएक्टिव हो गया तो आपकी साइकिल रुक जाएगी, काम खत्म। इतना ही पूछा था, है ना। बाकी जो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मैं समझाता हूँ वो भी लिखी होती हैं, तो आप चाहें तो बाद में उसको भी पढ़ सकते हैं।
शेल की जब ग्रोथ हो रही होती है तो मेरे भाई डीएनए का निर्माण कौन सी फेज में होता है? देखो ये 2024 में आया था छत्तीसगढ़ के अंदर, मतलब छत्तीसगढ़ तो 2024 छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में आया था बच्चे आपका। अब आपको बताना है कि कब होती है। बहुत आसान सा है, देखो आपके एग्जाम में तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रखा है। अब बच्चा बच्चा जानता सर, G1 S और G2 तीन चीजें होती हैं, तीन स्टेज में से ये S का मतलब ही होता है सिंथेसिस यानी निर्माण होना। तो डीएनए की मात्रा में इसी में वृद्धि होती है, डीएनए बढ़ेगा, सेल भी ग्रोथ करेगी। तो ये मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन क्या है भाई, जो क्रेब साइकिल है ना, उस क्रेब साइकिल के दिए गए जो इंटरमीडिएट मटेरियल है उनके निर्माण का सही क्रम बताओ। अब ये तो देखो यार, आप शेल के अंदर ज्यादातर नहीं पढ़ते हो नॉर्मली, बट ये चीजें आप लोग अलग से, हमारे पास एक यूनिट आती है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। बट अभी मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट सीक्वेंस एक बार बता देता हूं मेरे भाई। ये आपको ये रही एक्सप्लेनेशन या थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस एक बार आंसर ही कर लो आप इसका। तो ये भी आप ही के एग्जाम में आता, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में यूनिट 1 में पढ़ते हो आप, और फिर इसको पढ़ते हो यूनिट नंबर 6 और 7 में भी दोबारा पढ़ते हो इसी घटना को, जो ये आपको बताया क्रेब साइकिल, इसको 6 और 7 में और एक बार यूनिट नंबर 1 में हल्का सा पढ़ते हो। 2 में तो यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं हम इसको जनरली। बाकी ये सक्किनेट, मेलेट, ये ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका, हाँ यही दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस आपको दी गई बच्चे तीनों की, हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेब साइकिल या जिसको टीसी साइकिल कहते हैं, उसके दौरान जो इंटरमीडिएट मटेरियल्स बनते हैं ना, उसमें सक्किनेट होता है, मेलेट होता है, और बच्चे आपका आपका ऑक्जेलो एसीटेट होता है। इस प्रक्रिया इस प्रकार है, ये लिखा हुआ सारा, बट यहाँ कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये सारे कई कई स्टेज में होती हैं, रटने में आएगा नहीं। तो इसको फिर हम जब आप यूनिट पढ़ लोगे तब बेहतर रहेगा इसको डिस्कस करना। अभी के लिए जस्ट मैं इसको हटा ही रहा हूँ, आप ज्यादा फोकस मत करना। इस पे आ जाओ। ये भी देखो क्रेब साइकिल से है। जो क्रेब साइकिल है बच्चे, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, आप सभी जानते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे चलता रहता है, तो उससे हाइड्रोजन आयंस निकलते रहते हैं, जिससे आपका ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट बनने से फिर आगे आपका एनर्जी का उत्पादन होता है, एटीपी बनती है। तो इसने कहा भी जो क्रेब साइकिल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को शामिल किए बिना एक एटीपी का उत्पादन कब हो सकता है, जब इनमें से कौन सी बात हो। बहुत आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि भाई क्या दिया। देखो मैं ऑप्शन सारे इसलिए नहीं पढ़ता भाई, क्योंकि मुझे सारा दिन यही काम नहीं करना है। मुझे अलग अलग प्रकार के बच्चों को सबको उतना देना जिससे उनका फायदा हो। तो आप अपनी तरफ से लेकिन ऑप्शन पढ़ने के लिए पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ो, 2 मिनट 3 मिनट जितना लगे। अभी जितना ज्यादा समय क्वेश्चन पे दोगे एग्जाम में उतना ही कम लगेगा। तो कौन सी कंडीशन होगी बच्चे, कब हो सकता है, तो देखिए जरा इसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो क्रेब साइकिल है ना, उसमें एक स्पेशल फेज होता है, ऐसा होता है जहां पे सबस्ट्रेट के लेवल पे ही फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से एक एटीपी का उत्पादन होता है बच्चे। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की आवश्यकता नहीं होती है। ये तब होता है जब बच्चे आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ये सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दैट्स इट, इतना बात याद रखना, काम हो जाएगा बच्चे तुम्हारा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका शेल को डिवीजन करना है कि नहीं करना, ये डिसीजन कौन लेता है, यानी कौन सी फेज के दौरान ये डिसीजन लिया जाता है बच्चे। तो सीधी सी बात है सर, कोशिका विभाजन का अंतिम निर्णय G1 फेज में लिया जाता है, क्योंकि जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं वो आपके इस फेज से फिर आगे भी नहीं जाती हैं बच्चे। तो यही स्टार्टिंग फेज होता है, यहीं पे डिसीजन यानी कि सर यहीं पर निर्णय लिया जाता है कि शेल को डिवाइड करना है या नहीं। अगले पे आ जाओ बच्चे। Which one of the following set which one of the following set does not have a single facultative anaerobic aerob, यानी इसने बोला बच्चे निम्नलिखित में से किस सेट में एक भी वल्टेटिव एनारोबिल एरोब नहीं है। ये क्या चीज है सर, क्या लिख दिया इसने सर, हम तो पहली बार टर्म पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है वही समझ में नहीं आ रहा हमें। देखो मेरे भाई ध्यान रखें, अब ये टर्म बताता हूं आपको, सीखना यही चीज है। जो बच्चे आपको फैकल्टेटिव जीव वे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में जीवित रह सकते हैं। इसके विपरीत अविकल्पी यानी ऑब्लिगेट जीव केवल एक विशिष्ट स्थिति में ही जीवित रहते हैं। अब सी में दिया गया है आपका बैक्टीरियोइड्स,
क्लोस्ट्रीडियम और मिथेनोबैक्टीरियम, तीनों ही आपके क्या हैं बच्चे, ऑब्लिगेट एनारोबिक हैं। इसका अर्थ ये है कि केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर मर जाते हैं। इस सेट में एक भी ऐसा जीव नहीं है वैसे जो ऑक्सीजन के साथ में अनुकूल कर सके बच्चे, ठीक है। तो यह सूक्ष्म जीव विज्ञानी वर्गीकरण रोगों के उपचार और प्रयोगशाला संवर्धन के लिए होता है। ध्यान रखना, जो चीज पूछी थी हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या, इफ शेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल बिकम सेंसेंट आफ्टर ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन इन कल्चर। कल्चर मतलब संवर्धन कर रहे हैं, मान लो किसी एनिमल से एक सेल लिया, उस सेल को हम बढ़ा रहे हैं, उस सेल की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा रहे हैं, उसका रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, बहुत सारी सेल वैसे हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसने कहा कि कुछ बार वो सेल डिवीजन करेगी, नई सेल बनेगी, डिवीजन करेगी, नई सेल बनेगी, डिवीजन करेगी, नई सेल बनेगी। इसने कहा कुछ डिवीजन के बाद में सेल बूढ़ी हो जाती है, जरा अवस्था आ जाती है, वृद्ध होने लगती है। तो इसने कहा हाउ आर द शेल लाइन्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल शेल बायोलॉजी एबल टू प्रोलिफेरेट इनडिफिनेटली इन कल्चर। तो बोले हम कैसे मेरे भाई, हम कैसे अनिश्चित काल तक ये डिवीजन की प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। देखो जब हम शेल कल्चर करते हैं ना, दो प्रकार से होता है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। एक में क्या होता है कि शेल कुछ डिवीजन के बाद में वृद्ध हो जाती हैं, तो फिर वो पता लगता है उस चीज का, और वो तो फिर कुछ समय बाद रुक जाएगा वो डिवीजन। एक हम ऐसा भी शेल का उत्पादन करते हैं, ऐसा भी शेल कल्चर करते हैं जिसमें अनलिमिटेड डिवीजन की क्षमता होती है। समझो, तो कैसे ऑपरेट करते हैं आपसे ये पूछा है कि भी कैसे करते हो, ऐसा क्या उसमें चेंज करते हो, क्या आप अनलिमिटेड कर सकते हो। तो उसमें हम चेंज क्या करेंगे बच्चे, चार ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे। सामान्य जो एनिमल शेल होती है ना, उनका कल्चर में एक निश्चित संख्या में विभाजनों के बाद में रुक जाता है, जिसे हम हैफ्लिक सीमा कहते हैं, या फिर हम आपका सेनेस्केंस कहते हैं। लेकिन प्रायोगिक जो कोशिका रेखाएं, जो सेल लाइंस हैं, असीमित समय तक विभाजित हो सकती, क्योंकि उनमें ऐसे म्यूटेशन हुए हैं जो कोशिका की सेनेस्केंस यानी वृद्धावस्था को समाप्त कर देते हैं। इसको हम इमोर्टलाइजेशन कहा जाता है। अक्सर ये उत्परिवर्तन टेलोमेरेज एंजाइम को फिर से एक्टिव कर देते हैं, जिससे गुणसूत्रों के सिरे छोटे नहीं होते और फिर वे p53 और आरबी जैसे ट्यूमर प्रेशर प्रोटीनों को निष्क्रिय कर देते हैं और विभाजन पर रोक लगाते हैं। तो कैंसर कोशिकाएं भी इसी तंत्र का उपयोग करके अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं। अब कहोगे सर p53 क्या आ गया, सर आरबी क्या आ गया, पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। जो जिस यूनिट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके अलावा, इस यूनिट के अलावा भी आपको यूनिट नंबर 4 भी पहले पढ़नी पड़ेगी, तब ये बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अभी के लिए बस हमने ये कह दिया कि सर कुछ एंजाइम की सहायता से ऐसा हम कर सकते हैं कि शेल हमारी अनलिमिटेड ग्रोथ करें। 18 नंबर पे आ जाओ बच्चे। A psychotropic bacteria can grow at a temperature range of, एक मनोविकारजन्य जीवाणु किस तापमान सीमा पर विकसित हो सकता है। साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया जिसे मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है, वो किस टेम्परेचर पे ग्रोथ कर सकता है बच्चे। तो सिंपल से एक बात रटनी है, रट लियो मेरे भाई। साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया वे होते हैं जो कम तापमान पर बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑप्टिमम विकास तापमान है ना, वो मध्यम श्रेणी में होता है, लगभग 20 से 30। तो दिए गए विकल्पों में 20 से 10 डिग्री की सीमा उनके निम्न तापमान पर विकास की क्षमता को सबसे सटीक रूप से दर्शाती है। तो 20 से 10 आप आंसर लगा सकते हो। अगले पे आ जाओ बच्चे। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके किसी भी एक युग्म का उपयोग करते समय जब तक अन्य पोषक तत्व सीमित नहीं होते हैं, बैक्टीरिया डैश वृद्धि दर्शाता है। मतलब क्या इस बात का, चलो समझते हैं। जब बैक्टीरिया को दो अलग अलग कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज और लैक्टोज इनके मिश्रण में उगाया जाता है, तो वे 2 डायमेंशनल या डाईऑक्सिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें बैक्टीरिया पहले उस चीनी का उपयोग करते हैं जिसे पचाना आसान हो। जब ग्लूकोज समाप्त हो जाता है तो वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है, और इस दौरान फिर जब दूसरा लैक्टोज वाला फेज आता है, इस दौरान बैक्टीरिया दूसरी चीनी जैसे लैक्टोज उसको पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम बनाते हैं। इसके बाद फिर से वृद्धि शुरू हो जाती है। तो ये प्रक्रिया कैटाबोलाइट रिप्रेशन का एक
एग्जाम्पल है बच्चे जो ये सुनिश्चित करती है कि जीवाणु उपलब्ध संसाधन जैसे भी रिसोर्स अवेलेबल है उनका सबसे कुशल तरीके से उपयोग कर सकते हैं। समझ गए, पहले उसको पचाएंगे जिसको पचाना आसान है, फिर जो मुश्किल है उसके लिए एंजाइम बनाएंगे, फिर उससे पचाएंगे। दो दाई आप इसको ग्रोथ बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये पूरा कंसेप्ट आपने बैच में पढ़ा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कौन सी अवस्था में ये आपके बनते हैं बच्चे? तो ये बनते हैं सर आपके, ये रहा स्थिर प्रावस्था, स्टेशनरी फेज। अब क्या सीन है इसका, पढ़ लेते हैं। जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी वृद्धि के दौरान सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मुख्य रूप से उनकी स्टेशनरी फेज में उत्पन्न होते हैं, जिसको हम इडियोफेज भी कहते हैं, जैसे लैग और लॉग फेज। इसके दौरान कोशिकाएं अपने जो प्राइमरी ग्रोथ है ना, और जो उनकी मल्टीपल पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और जब पोषक तत्व कम होने लगते हैं और वृद्धि दर कम हो जाती है, तब कोशिकाएं एंटीबायोटिक्स या जो विषैले पदार्थ हैं या जो कलर्स हैं उन जैसे रसायनों का निर्माण शुरू करती हैं। ये रसायन जीवाणुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे प्रतिस्पर्धा में मदद करते हैं या फिर स्ट्रेस वाली स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट वही है कि ऐसा नहीं है कि उनके बिना जीवन संभव नहीं किसी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन जब कमी हो जाए दूसरी मेन चीजों की, तो फिर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का यूज करके फिर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं। ये बात आपको यहां बताई गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोशिका की जो वाल होती, भित्ति होती है, उसका एक घटक है। शेल वॉल आपने सुना है, बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके शेल वॉल में टेकोइक एसिड होता है। ये बैक्टीरिया को तापमान से बचाने के लिए मुख्य रूप से सहायता प्रदान करता है। तो ये कह रहा कि बैक्टीरिया का तापीय चोट से बचाने के लिए निम्नलिखित में से ये किसके साथ उसको अटैच करता है? मतलब थर्मल इंजरी से बचाने के लिए ये बैक्टीरिया को किसके साथ अटैच करता है ताकि वो बहुत ज्यादा हीट या टेम्परेचर से बच सके? बच्चे ये आपने नाम पूछा है, तो किसके साथ करता है मेरे भाई? वो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट कौन होता है? टेक्टोइक एसिड होता है। ये मुख्य रूप से मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़ता है, और ये जुड़ने से क्या होता है कि कोशिका भित्ति को स्ट्रक्चर मजबूती मिल जाती है, जिससे आपकी झिल्ली अखंड बनी रहती है बच्चे। ओके सर, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चे, पेंटाग्लाइसिन चेन ब्रिज द लाइसिन ई अमीनो ग्रुप एंड द डी एलेनिन कार्बोक्सिल ग्रुप इन द सेल वॉल ऑफ। इसने बोला कि भाई पेंटाग्लाइसिन जो श्रृंखला है कोशिका भित्ति में लाइसिन ई अमीनो ग्रुप और डी एलाइन कार्बोक्सिल समूह को जोड़ती है। किसके अंदर होता है ऐसा? ये दोनों केमिकल किसके अंदर जुड़े होते हैं बच्चे? तो ये आपका ए वाला ही आंसर है सर। ये सिंपली दिख रहा है आपको, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही ऐसा देखने को मिलता है। पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा। उसके बाद बच्चे पेनिसिलिन एंजाइम को अपरिवर्तनीय रूप से इनएक्टिव करके बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। पेनिसिलिन रोकता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, कैसे? बाय इरिवर्सली इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। बैक्टीरिया के एंजाइम को पेनिसिलिन इनएक्टिव कर देता है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब किस चीज का बनना रुक जाता है? एंजाइम रुक गए तो क्या बनना रुक गया जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी बच्चे? तो ये देखो, पेनिसिलिन जो होती है वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकने का कार्य करती है। ये विशेष रूप से ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज जो आपका एंजाइम है ना, उसको निष्क्रिय कर देती है। और निष्क्रिय करने से क्या होता है बच्चे? फिर उनके अंदर जो आपका ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज है ना, ये आंसर आ जाएगा सी वाला, यही पूछा था, एंजाइम का नाम है। अगले पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपको? ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब एक तो होता है 2 + 2 + 2 + 2, एक तो ये ग्रोथ, एक होती है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, मतलब बहुत तेज से ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बोला है द नंबर ऑफ जनरेशन पर आवर इज टर्म्ड एज, प्रति घंटे जो पीढ़ियों की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ये आपसे पूछा है, सिंपल सा आंसर सर डी वाला आंसर आएगा। जो सूक्ष्म जीवों के अंदर आप जानते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, प्रति इकाई समय में होने वाली जो पीढ़ियों की संख्या ना बच्चे, उसको हम लोग ग्रोथ रेट या फिर विशिष्ट विकास दर या फिर ये म्यू का सिंबल होता है बच्चे,
इसको कहते हैं, और इसको अक्सर हम पीढ़ी समय या जनरेशन टाइम के व्युत्क्रमानुपाती भी माना जाता है। तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ये रहा ग्रोथ रेट, डी पे लिखा हुआ है, यही फाइनल आंसर होगा। ओके सर, फिर इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव का ग्रुप न्यूरोटॉक्सिन बी बीटा एन मिथाइलेमिनो एल एलानीन का उत्पादन करता है, जो कि एक हमारे लिए नेचुरल गैर प्रोटीनोजेनिक डायमिनो एसिड है, जो समुद्री मीठे पानी और स्थलीय वातावरण में उत्पन्न होता है। तो भाई देखो फैक्ट है, इसमें कोई खास नहीं है। जीव का नाम पूछा है तुमसे, जीव का नाम क्या होगा बच्चे? ये रहा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये एक न्यूरोटॉक्सिन बीटा एन मिथाइल अमीनो एल एलेनिन नाम का उत्पादन करने के लिए जाने जाते हैं, या असामान्य गैर प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में पाया जा सकता है। बात खत्म, ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे बच्चे क्वेश्चन आपके, ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो आपके मुश्किल आ सकते हैं, कठिन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप सभी को बच्चे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आप जिस यूनिट के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो आप सिर्फ उसी को करो। पूरा सिलेबस आप देखो, आप जिस लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, इस लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करने में एक दिक्कत ये आती है बच्चों को लगता है कि यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूंगा सारे बन जाएंगे। कभी नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होता है कि यूनिट के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, लेकिन लोड मत लो, जितने बने उतने ही करो। जब पूरा सिलेबस हो जाए ना फिर लोड लो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड आते हैं। सेल वाली जो यूनिट है उस वही कंसेप्ट आपको जेनेटिक्स में भी देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से बहुत सारे कंसेप्ट आपको इवोल्यूशन में भी देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से बहुत सारे कंसेप्ट आपको फिर डाइवर्सिटी में भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन अब कौन सी यूनिट का किसके इंटीग्रेट करके आ जाए, तो इसलिए बच्चा सोचता कि तो इसी से आया है, थोड़ा दिख भी रहा है, हमसे तो बन नहीं रहा। पेशेंस बहुत जरूरी है भाई, इस लेवल के एग्जाम में पेशेंस बहुत जरूरी है। जब नहीं आए ना तो बस अपनी कोशिश कर लो कि तुम कितना समझ पा रहे हो। तुम्हें लगे कि यार नहीं समझ पा रहे भाई, उसको उस समय के लिए रोक दो, जितने कर पा रहे हो पहले उतने करो। एकदम से किसी से नहीं बनते हैं, और आप ज्यादा लोड लोगे तो छोड़ दोगे तैयारी करना फिर। लेकिन ध्यान रखें, छोड़ने में कुछ हासिल नहीं होगा। सक्सेसफुल वही हुआ है जिसने आगे बढ़ा है, एक एक कदम बढ़ाए गए हैं। हर व्यक्ति का आगे बढ़ने से पहले एक बार मन करता है कि रुक जाऊं, बहुत मुश्किल है रास्ता। लेकिन जिसने बस यही बात नहीं सोची कि रास्ता कैसा है, बस वो चलता गया, क्योंकि दूसरा कुछ काम भी तो नहीं है जिंदगी में, और क्या करोगे? आगे बढ़ने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है कुछ। बढ़ो तो तुम गए, सोचते ज्यादा हो, तो सोचना बंद करो। कोई यूनिट के कुछ क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होंगे मेरे भाई। समझ रहे हो बात को? तो चलिए बच्चे, तो आज का सेशन को रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं फिर किसी सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।